नमस्कार, मैं हमराई सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराई में। आज आपके सामने प्रस्तुत है कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य विधि के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कमायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे एक कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक रहे हैं और कंकाल, तितली, इरावती उनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित आत्मकथ्य। आत्मकथ्य लिखने की कहानी कुछ ऐसी है कि जयशंकर प्रसाद जी हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो दोस्तों ने जिक्र किया कि क्यों ना वे अपनी आत्मकथा लिखें और पत्रिका में संपादित करें। तो उन्होंने मनाही की कि वे अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका छोटा सा जीवन गरीबी से भरा हुआ था। वे कैसे अपनी कहानी लिखें। तो यही सारी चीज़ों को उन्होंने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है, जो आत्मकथ्य कहलाया। तो आइए देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप यानी भौरा, भौरा गुनगुना कर पता नहीं कौन सी कहानी अपनी सुना जाता है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज भी कितनी पत्तियां गिर रही हैं। इसका मानवीकरण अलंकार का यूज करेंगे, मानवीकरण करेंगे तो अपन को सही अर्थ मिलेगा कि यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना कर पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। वह ये नहीं समझ पा रहा है कि अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि समीप ही मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में यानी इस गंभीर यानी बहुत बड़ी संसार सागर, ये संसार सागर है में असंख्य जीवन इतिहास। कितने जीवन इतिहास से कितनी आत्मकथाएं लिखी गई हैं, असंख्य आत्मकथाएं लिखी गई हैं। यह लोग अर्थात ये लोग अपनी आत्मकथा लिख करके करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लोग अपनी आत्मकथा लिख करके अपना ही उपहास करते हैं, मानवीकरण अलंकार करते हैं कि कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कभी फिर भी कहते हैं कि यदि आप नहीं मानते हो तो भी कह डालूं, तो मैं कहता हूँ दुर्बलता अपनी बीती, अपनी कमजोरियाँ, अपने जो भी बीत चुकी हैं मुझ में कमजोरियाँ, वो आपसे बताता हूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम भी सुन करके सुख पाओगे, प्रसन्न होगे या हंसोगे, देखोगे यह गागर रीति। यह गागर रीति यानी सुनी सानी जिंदगी, मेरी खाली जिंदगी किस प्रकार थी, यह देखकर आप भी सुख पाओगे। भावार्थ है, कभी अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले।
कवि कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, अर्थात जो मेरा दुख है, मेरा दर्द है, वो खुद आप समझ लो और आप दुख करो। मेरा रसले अपने भरने वाले, मेरे दुख को सुन करके खुद दुखी कभी कहीं आप ना हो जाओ। इस प्रकार कवि कहते हैं। भावार्थ है, जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली कर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह विडंबना अर्थात यह भाग का खेल है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि का जो जीवन था वो बहुत ही सीधा साधा था। कवि व्यक्तित्व से भी बहुत ही सरल और मृदु स्वभाव के थे। इसीलिए कहते हैं कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊंगा, कि मैं कैसे अपनी आत्मकथा की हंसी उड़ा सकता हूँ। भूले अपनी या प्रवंचना, और अपनी भूले जो कि भूले की है मैंने, या प्रवंचना जो मेरे साथ छल कपट हुआ है, औरों को दिखलाऊं मैं दूसरों को किस प्रकार से दिखलाऊं। भावार्थ है, कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि को अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आ रहे हैं और उन्हीं को कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, वो सुंदर सी कहानी कैसे मैं आज गा करके सुनाऊं मधुर चांदनी रातों की, जो कि मीठी चांदनी रातों वाली है। अरे खिलखिला कर हंसते रहते होने वाली उन बातों की, वो बात जो हम करते करते खिलखिला कर हंस उठते हैं, वे कहानी, वे आत्मकथा आज मैं कैसे गाऊं। भावार्थ है, कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आज उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ सिर्फ उनका ही हक है। अगली पंक्ति है कवि की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। इस पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका, वह सुख मुझे कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, जिससे का मैं स्वप्न देखते देखते जग जाता था। आलिंगन में आते आते, जो मेरे बाहों में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मेरे बाहों में आते आते ही वह मुस्कुरा कर जो चली जाती थी, उसका सुख मुझे कहाँ मिला। भावार्थ है, जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। अगली पंक्ति है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्ति में कवि ने अपनी प्रेयसी के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेयसी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और उनके गाल अरुण कपोलों की मतवाली, उनके गाल कैसे थे, लाल रंग के थे, सुंदर छाया में, और जिसके आश्रय में अनुरागिनी उषा लेती थी। उषा भी जिनसे लालिमा लिया करती थी। उषा सुबह का वह समय जब सूरज उग रहा होता है और आकाश में लालिमा छाई रहती है, उस समय को उषा बोलते हैं। कि उषा भी उनकी प्रेयसी से लालिमा उधार लिया करती थी निज सुहाग मधुमाया में, अपने खुद के सुहाग के लिए। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लिया करती थी। अगली पंक्ति है,
उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इस पंक्ति में कवि अपनी प्रेयसी की याद करते हुए कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। इस पथिक, इस राहगीर के पंथा यानी पंथ रास्ते की यदि कोई सहारा है, पाथे है, तो उसकी स्मृति अर्थात उनकी प्रेयसी की यादें ही हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। और अपने मित्रों से कहते हैं कि हे मित्रों, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन पुरानी यादों को फिर से याद करूं और उन्हें बताऊं आपको। क्या मेरी वो पुरानी यादें को फिर से कुरेदना चाहते हो, तार तार करना चाहते हो, ऐसे अपने मित्रों से कहते हैं। भावार्थ है, कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो, ऐसा अपने मित्रों से कहते हैं। अगली पंक्ति है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। कवि कहते हैं कि मेरे छोटे से जीवन का, मेरा छोटा सा गरीबी हालत में जैसे भी मेरा जीवन गुजरा है, इसकी आज बड़ी बड़ी कथाएं कैसे मैं आज सुनाऊं। क्या यह अच्छा नहीं, क्या मेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरे की ही कहानी, औरों की सुनता मैं मौन रहूं, दूसरे की ही कहानी सुनूं और मैं खुद की कहानी ना कहूं और मौन रहूं। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है कि उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। अगली पंक्ति है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली सी प्यारी सी आत्मकथा सुनकर आप क्या मेरा भला करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी समय भी नहीं है और जो मेरे साथ सोई है मेरी मौन व्यथा, जो भी मेरे साथ दुख हुए हैं वो अभी इस समय शांत है। इसलिए मैं दोबारा लिखकर उनको कुरेदना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं है मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया है जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा भी नहीं, इच्छा और मेरे पास शक्ति भी नहीं कि मैं उन सारे दुखों को फिर से लिख पाऊं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार आपका पाठ पूरा होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।